गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ रंजिता प्रसाद। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमिस्टर में जो यूनिट फर्स्ट है हमारे सिलेबस में, जो यूनिट फर्स्ट का जो बहुत सारे जो टॉपिक है यूनिट फर्स्ट में, उसमें आज जो टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था। इस अवस्था के डिस्कस करने से पहले हम लोग ने चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और बाल्यावस्था के जो स्टेज होते हैं, है ना, जो एज का जो स्टेज होता है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। किस स्टेज से किस एज ग्रुप के ग्रुप को हम लोग चाइल्डहुड कहते हैं। और चाइल्डहुड से पहले जो बेबीहुड इन्फेंसी होता है उसके बारे में भी डिस्कस कर चुके थे। थोड़ा सा एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। जनरली आपको जो बेबीहुड से लेकर जन्म के बाद से लेकर चाइल्डहुड का जो अवस्था होता है, यानी कि 0 से लेकर 12 साल के जो उम्र एज होता है, उस एज में जो आपका इन्फेंसी, बेबीहुड, चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था तक का जो एज है, उसमें जो चाइल्ड है वो बहुत सारे चीज़ों को, उसका जैसे बातचीत से लेकर, उसके लाइफस्टाइल से लेकर, उसके थिंकिंग से लेकर, वो सारी चीज़ों के जो चेंजेस होते हैं स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप एज के हिसाब से, उसके बारे में डिस्कस किए थे। तो जनरली 0 to 3 ईयर्स, 3 to 6 ईयर्स और 6 to 12 ईयर्स, ये जो सारे एज हैं, इस एज में जब चाइल्ड यानी कि बालक जो अपना क्या करता है, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक यानी कि फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल, ये सारी चीज़ों का जो विकास होता है, उस विकास के दौरान जितने भी चेंजेस आते हैं वो स्टेप बाय स्टेप उसका मैच्योरिटी होता है, यानी कि उसका परिपक्वता होता है हर चीज़ में। उस चीज़ के जो नेक्स्ट स्टेज होता है, जो नेक्स्ट स्टेप जो एज में आता है, वो एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था में आता है। तो किशोरावस्था को जनरली हम लोग 6 से 12 साल के एज को, जैसे हम लोग चाइल्डहुड के बारे में, चाइल्डहुड के एज के बारे में कहा गया है, ठीक उसी तरीक़ा से जो 12 से 18 साल, जनरली ऐसा कहा जाता है 12 से 18 साल यानी कि 12 to 18 ईयर्स का जो एज है, उसको हम लोग एडोलेसेंस यानी कि हम लोग किशोरावस्था के एज को कहते हैं। लेकिन जनरली हम लोग कह सकते हैं जिसमें किशोरावस्था जो होता है टीनेजर होता है, यानी कि टीनेजर का अवस्था किशोरावस्था कहते हैं। तो टीनेजर यानी कि टीन जहाँ से स्टार्ट होता है, जिस एज ग्रुप से, और जहाँ पर टीन खत्म होता है, एंड होता है, यानी कि 13 से लेके 19 तक का जो एज होता है उसको टीनेजर कहा जाता है। इस अवस्था में जो बालक होता है, जो उसमें क्या होता है, चाइल्ड का जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक होता है, जन्म के बाद से उनका विकास होना स्टार्ट होता है। लेकिन जो इन्फेंसी यानी कि जो बेबीहुड होता है, शैशव काल होता है, उसके बाद उसमें जो चाइल्ड होता है चीज़ों को ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने के बाद एक स्टेज के बाद, एक एज ग्रुप के बाद वो अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस करना स्टार्ट करता है, अपने आप को पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करता है, इवन वो अप्लाई करना स्टार्ट करता है जो चीज़ों को उसने ऑब्जर्व किया है, लर्निंग किया है, होल्ड किया है, और होल्ड करने के बाद उसने कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस यानी कि चेतन, अवचेतन, अचेतन मन में उसको धारण करके रखा था। वो ज़रूरत के हिसाब से उसको क्या करता है, रिकॉल करता है, यानी कि पुनः जागृत करता है, और रिकॉग्नाइज करता है यानी कि पहचानता है, और फिर उसको समय के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से उसको अप्लाई करता है। ये तो रहा उस स्टेज। हर एक स्टेज में उसका जो सर्वांगीण विकास होता है, यानी कि जो चारों स्टेज का जो विकास होता है स्टेप का, वो कहीं ना कहीं वो बहुत बेहतर से परिपक्व हिसाब से, यानी कि मैच्योर लेवल के हिसाब से, जो अपना जितनी भी थिंकिंग एबिलिटी होता है, या जो उसका लर्निंग एबिलिटी होता है, होल्डिंग एबिलिटी होता है, ये सारी चीज़ों को, सारी क्वालिटी को, सारी स्किल को वो इस एज में यानी कि किशोर अवस्था में वो बेहतर से उसको क्या कर सकता है, अप्लाई करता है। उसका, या कह सकते हैं हम कहीं ना कहीं इसको अप्लाई करने का मौका मिलता है, यानी कि प्रयोग करने का, है ना। क्योंकि इस एज में कहीं ना कहीं जो चाइल्ड होता है वो अपने आप में फिजिकली वो एक कह सकते हैं कहीं ना कहीं मैच्योर हो जाता है। क्योंकि हमारे जो फिजिकल चेंजेस होता है, वो सबसे अधिक जो चेंज होता है वो कहाँ पर होता है, हमारे टीनेजर में। टीनेजर में क्या होता है, हमारा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, है ना। जो हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से क्या होता है, हमारा शारीरिक जो विकास होता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, उस तरह हमारे थिंकिंग में भी डेवलपमेंट होता है। क्योंकि एज हमारे बढ़ने लगते हैं ना। 12 ईयर्स के बाद जब 13 स्टार्ट होता है, या 12 ईयर्स जब स्टार्ट होता है, जब वो चाइल्डहुड को जब स्टॉप कर देता है, मतलब छोड़ देता है, वहाँ से जब आगे बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं वो एक लाइफ के जो जितने भी जो आपके स्टेज होते हैं, इसके बाद जो आपका यंगस्टर से लेकर पौरावस्था आएगा, यानी कि ओल्ड एज आएंगे, तो उसके पहले का जो परिपक्व काल होता है, वो इसी एज में वो सारा चीज़ सीखता है और भी बेहतर तरीके से अपने को लर्न करता है। तो यहाँ पर वो फिजिकली फिट हो जाता है, फिजिकली मैच्योर हो जाता है, मेंटली वो अपने आप को मैच्योर कर लेता है, और इस मैच्योरिटी के बाद वो क्या करता है, अपने आप को स्टेबल यानी कि स्थिर समझता है, अपने आप को स्थिर कर लेता है कहीं पर, और वो जिस हिसाब से उसका थिंकिंग एबिलिटी होती है उसी हिसाब से उसको अप्लाई करने के लिए उसको मौका मिलता है।
सपोज दैट जैसे कोई स्कूल या कॉलेज लाइफ में जिस तरह बच्चा क्या होता है जो चाइल्डहुड में, बेबीहुड में, इन्फेंसी में, जब शैशवावस्था या बाल्यावस्था में बच्चा कहीं ना कहीं स्टेज परफॉर्मेंस करने के लिए देखना कहीं ना कहीं संकोच करता है, अपने अंदर हेजिटेशन होता है, उसका फोबिया होती है उसके अंदर, या स्टेज फेयर होता है, जो हम कैसे जाकर परफॉर्म करें, पता नहीं लोग मुझे क्या बोलेंगे, मैं कैसे जाऊँगा, कोई मुझ पर हंस तो नहीं देगा। लेकिन ये सारे स्टेज को पार करके जब किशोर अवस्था में आता है तो उसमें क्या होता है, वो सारी इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स जो होती है वो कहीं ना कहीं वो रिड्यूस हो जाती है। अब वो अपने आप को क्या करता है, बार बार चीज़ों को करने के बाद, क्योंकि चाइल्डहुड से वो बेबीहुड से लेकर चाइल्डहुड से लेकर लगातार कुछ ना कुछ चीज़ों को सीख रहा है, परफॉर्म भी कर रहा है, अपने आप को मॉडिफाई भी कर रहा है ना। तो करने के बाद वो कहीं ना कहीं स्टेज में आके अपने आप को स्ट्रांग फील करता है, ये सेल्फ डिपेंडेंट फील करता है, वो अपने आप को वो सारे जो हेजिटेशन थे उसको हटाकर कहीं ना कहीं परफॉर्म करने के लिए तैयार होता है। तो कहा जाता है ये जो स्टेज होता है वो मैच्योरिटी, यानी कि इसको यदि हम कह सकते हिंदी में कहेंगे तो बुद्धि या परिपक्वता, यानी कि वृद्धि या परिपक्वता, यानी कि ग्रोथ एंड मैच्योरिटी का एज भी कहा जाता है इस एज को सिर्फ इतना ही नहीं, इसको तनाव और संघर्ष, कुछ साइकोलॉजी, सम ऑफ द साइकोलॉजी दे हैव गिवन देयर व्यूज अबाउट द किशोरावस्था एडोलेसेंस, जे इट इज़ अ तनाव एवं संघर्ष का काल कहा जाता है। यानी कि किसी किसी साइकोलॉजिस्ट ने इसको तूफान, तनाव और तूफान का भी स्टेज कहा है। दैट मीन्स इज द एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रॉम एंड स्ट्राइक। इसके बारे में कहा गया ये बहुत ही तनाव का और संघर्ष का और तूफान का एज कहा जाता है। कहीं ना कहीं कहा जाता है कि इस स्टेज में जो इसमें क्यों कहा गया, तनाव का क्यों लिया जाता है, आखिर इस स्टेज में लोग कहते हैं जब टीनेजर स्टार्ट होता है तो उसके इतने फिजिकली जो चेंजेस होते हैं उससे कहा था कहीं ना कहीं बच्चा अपने आप में परेशान रहता है, जो चीज़ वो पहले फेस नहीं किया है, जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से उसके शरीर में जो फिजिकली जो स्ट्रक्चर जो चेंजेस होते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं अपने आप में कभी कभी कई सारे चाइल्ड में नहीं लेकिन कुछ चाइल्ड में होता है जो इंट्रोवर्ट होते हैं, खासकर उनके अंदर बहुत सारा परेशानी पैदा होती है जो क्यों ऐसा चेंजेस हो रहा है, हमारी फिजिकल जो ग्रोथ ऐसे नहीं था अभी ऐसा क्यों हो रहा है, उसके वॉइस में चेंजेस आने लगते हैं, है ना। तो उसको लगता है ये आवाज़ पहले भारी नहीं था, अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान करता है। फिर इस स्टेज में क्या होता है, जिम्मेदारी भी बढ़ने लगती है, उसके अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, जो पहले था पहले वो क्या था, डिपेंडेंट था किसी पर। जैसे जब फॉर्मल एजुकेशन जब स्टार्ट होता है, स्कूलिंग स्टार्ट होती है, बिफोर दैट जो चाइल्ड होता है वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम पेरेंट्स पर वो डिपेंडेंट होता है, जो उसके एल्डर होते हैं, जो पेरेंटल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं उस पर कहीं ना कहीं वो डिपेंड होता है, जो उसको लगता है हर वक्त जब मैं सिक्योर हूँ, कहीं ना कहीं वो कुछ भी होगा तो मुझे हेल्प किया जाएगा, और मैं किसी के हम कष्ट कह सकते हैं, जब कोई ना कोई हमें हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार है, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, या मैं अपने आप को भी नुकसान करूंगा या उससे पहले मुझे कोई रोक लेगा, तो कहीं ना कहीं वो डिपेंडेंट रहता है। लेकिन इस स्टेज में आकर वो क्या होता है, उसको हर बार इस चीज़ का एहसास दिलाया जाता है कि आप बड़े हो रहे हो, आप बड़े हो गए हो, या आप बड़े के श्रेणी में आ रहे हो, तो आप बच्चों की तरह हरकतें ना करो। तो कहीं ना कहीं उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाया जाता है कि आप बड़े हो रहे हो, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभाओ, खुद का जो डेली लाइफ का जो वर्क होता है वो खुद से कीजिए, है ना। और कहीं ना कहीं आप अपने साथ साथ अपने से जो छोटे हैं उसको भी आप हेल्प कीजिए, गाइड कीजिए। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं आपका स्किल डेवलप होगा, आपका कौशल का विकास होगा, और कहीं ना कहीं आप स्टेबल हो जाओगे। तो इस तरीका का जो उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक हम लोग कहते हैं उसके कंधे पर एक बोझ तो नहीं कह सकते उसको, एक और स्टेबल इंडिपेंडेंट होने के लिए जितनी सारी चीज़ें उसको कहते हैं करने के लिए, उससे कहीं ना कहीं वो तनावग्रस्त हो जाता है, क्योंकि इससे पहले किसी और का आदी था, पेरेंट का आदी था, बड़ों का आदी था, जब वो उसको हेल्प करेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वो जिम्मेदारियों को खुद निभा रहा है और निभाने की कोशिश करे, तो उसमें क्या होता है, कभी कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं, तो उससे क्या होता है, उसको बातें भी सुनना पड़ता है, डांट खाना पड़ता है, तो उससे कहीं ना कहीं वो तनाव में आ जाता है। इस समय क्या होता है, उसका फॉर्मल एजुकेशन का जो क्लास का स्टेज होता है वो कहीं ना कहीं वो आगे जब पार करता है, जिससे आप कह सकते हैं क्लास 8 स्टैंडर्ड, 9 स्टैंडर्ड, 10 स्टैंडर्ड में जब आ जाता है बच्चा, राइट, 9 स्टैंडर्ड से जब स्टार्ट करता है या 8 स्टैंडर्ड से स्टार्ट करता है, तो उसके कहीं ना कहीं फॉर्मल एजुकेशन का जो सिलेबस होता है उसका भी बर्डन होता है, सोशल जो एटिकेट एंड मैनर और बिहेवियर को जो उसको शो करना होता है, उसको जो बैलेंस बनाए रखना पड़ता है, उसके ऊपर तनाव होता है। कहीं ना कहीं फैमिली कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो छोटे बड़े होते हैं वो भी हम लोग उस पर देते हैं सीखने के लिए, पेरेंट्स तो चाहते हैं वो हमेशा सीखे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उसके अंदर जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से उसके अंदर एक स्ट्रेस आ जाता है, राइट। उसके बाद कहा जा सकता है ये संघर्ष का काल कहा जाता है, यानी कि बहुत स्ट्रगल लाइफ है। वाई? बिकॉज इस समय कहीं ना कहीं वो उसको एकेडमिक यानी कि उसका
जो फॉर्मल एजुकेशन चल रहा होता है, फॉर्मल एजुकेशन में जो उसका परफॉर्मेंस के लिए जो उसका जो स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स का भी उस पर उम्मीद रहता है, वो उसको खुद का भी अपने आप पर उम्मीद रहता है, जो हम कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस हम बेहतर दें, जिससे मुझे शाबाशी मिले, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, हम और अपने आप को बेहतर साबित कर सके। तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रगल करता है बिहेवियर को शो करने के लिए, अपने आप को प्रेजेंटेशन देने के लिए, चाहे वो फॉर्मल तरीके से हो, वो इनफॉर्मल तरीके से, यानी कि वो औपचारिक तरीका हो या अनौपचारिक तरीका हो, वो हर एक तरीका से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहता है, बेहतर से बेहतर अपने आप को शो करना चाहता है। इससे क्या होता है, उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, चीज़ों को और बेहतर करते हैं। ओके, तो उसके बाद क्या होता है, इसको तूफान का एज भी कहा जाता है, यानी कि स्टॉर्म एज कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम में कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत सारे कल्पनाएं, जो इमेजिनेशन होता है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर उफान आता है। वो कभी कभी अपने आप को प्रोफेशन को लेके भी इसी एज से स्टार्ट करता है सोचना, क्योंकि जैसे उसको कभी कोई शाबाशी मिलती है, वह आपका साइंस में या मैथ्स में बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, इसका मतलब आप साइंस लेके पढ़ोगे, कहीं ना कहीं उसके अंदर ये एक प्रेशर आ जाता है, जो मैं तो साइंस लेके पढ़ना नहीं चाहता हूँ, मुझे आर्ट लेके पढ़ना है या कॉमर्स लेके पढ़ना है, लेकिन मुझे अगला जो मुझे एनालाइज कर रहा है, जजमेंट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं मेरे पर प्रेशर डाला है साइंस लेके पढ़ने के लिए। तो उसके अंदर लग रहा है कि इसका मतलब मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत है, और मेरे से जो बड़े हैं, जो मुझे मेरे परफॉर्मेंस को देखकर मुझे एनालाइज करके मुझे ग्रेडिंग या शाबाशी दे रहे हैं या रिवॉर्ड अवार्ड दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मुझसे ये उम्मीद रख रहे हैं कि मैं इस चीज़ को आगे परफॉर्म करूँ। तो कह सकते हैं उसके अंदर ये अपने आप से स्ट्रगल होता है, अपने आप से वो स्ट्रगल करते करते अपना कहता है, क्या मैं कॉमर्स लेके पढ़ूँ या आर्ट्स लेके पढ़ूँ, या जो वो कह रहे हैं वो लेके करूँ। तो उसमें कहीं ना कहीं ये अपने जो परफॉर्मेंस के लेकर हो या अपने करियर लाइफ को लेकर हो, वो कहीं ना कहीं वो बहुत ही अंदर एक तूफान चलते रहता है, यानी कि क्वेश्चन चलते रहता है, क्या मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। नॉट ओनली द आई एम टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन लाइफ, वट एवर द जब चाइल्ड बिहेव करता है जब किसी के सामने, तो लोग उसको बिहेवियर को लेकर टोकते हैं, या बिहेवियर को लेकर उसको समझाते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। इसका मतलब क्या, वो सोचता है मैं जो कर रहा हूँ बस सही हूँ, है ना, क्योंकि वो अपने आप पर डिपेंड हो रहा है, तो उसको लग रहा है मैं जो भी बिहेवियर कर रहा हूँ या कर रहे हैं वो सही जा रहा है, फिर मुझे अगला टोक क्यों रहा है। तो उसको अपने आप में कहीं ना कहीं स्ट्रगल होता है, अपने आप में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, जिस क्वेश्चन का आंसर उसको अपने आप से नहीं मिलता है, और जो बड़े कहना चाहते हैं उसको वो सुनना नहीं चाहता है, बिकॉज उसका टीनेजर के एज स्टार्ट हो गया है। इसमें वो चाहता है कि मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सब कुछ सही है, और जो कह रहा हूँ वो सही है, लेकिन मुझे कोई सुनने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है जब कोई सुनने वाला नहीं है, सो दैट टाइम द चाइल्ड ऑलवेज ट्राई टू फाउंड क्या करता है, वो अपने फ्रेंड सर्कल बनाना चाहता है, किसी ऐसा को ढूंढना चाहता है जो उसको तारीफ करे, जो उसको सुने, जो उसको समय दे, जो उसको समझ सके, कह सकते हैं। तो इस एज में एक और चीज़ दिक्कत होती है, जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है, जो बच्चा होता है कहीं ना कहीं वो गलत राह पर चला जाता है, क्योंकि जो फ्रेंड को जो सर्च करता है या फ्रेंड सर्कल में जो जाकर अपने आप को अटैच करता है, तो कहीं ना कहीं वो फ्रेंड उसको, उसके दिमाग में एक ऐसा परत रहता है सही और गलत ना समझने का, वो जजमेंट नहीं कर पाता है जो जिस फ्रेंड सर्कल को हम चूज़ कर रहे हैं, जो फ्रेंड मुझे फ्रेंडशिप मुझसे करना चाहते हैं वो सही या गलत है, क्योंकि वो किसी का सुनना ही नहीं चाहता है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, सम ऑफ द साइकोलॉजिस्ट दे हैव गिवन द अपना आइडियाज़ जो दिए हैं, उन्होंने जो अपना ओपिनियन दिया है इस बारे में, इस एज के बारे में, उन्होंने कहा है जी इसको तूफान का एज कहा जाता है, यानी कि वो कुछ तूफान जब आता है वो हर चीज़ को बहा के ले आता है, वो हर चीज़ को ख़त्म कर देता है। उसको जो क्रिएटर है ना उसको सुनना चाहता है, जो उसको संभालने वाला है उसको वो समझना नहीं चाहता है, वो सिर्फ अपना ही सुनता है। इसलिए इसको कहा गया तनाव का एज, स्ट्रेस, स्ट्रगल, स्ट्रॉम, यानी कि इसको तनाव का, संघर्ष का और तूफान का एज कहा गया है। जब इस एज कहीं ना कहीं कहा गया, इसको कंस्ट्रक्टिव भी कहा गया है, क्योंकि इसमें जो चाइल्ड होता है वो अपना लाइफ को भी क्या करता है, संभालता भी है, संवारता भी है। ऐसा नहीं जो सभी लोग ऐसे होते हैं, हाँ, जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग से बाहर चले जाते हैं जो चाइल्ड, उसके अंदर वो गलत डेवलपमेंट हो जाता है, क्योंकि डेवलपमेंट भी इसी एज से स्टार्ट होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जैसे फिजिकल, हमारे मेंटल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल होता है, इसी एज में हमारे बिहेवियर का भी चेंजेस होता है, हमारे थिंकिंग एबिलिटी भी चेंज होता है। यहाँ पर हम कैसे एडॉप्ट करते हैं, हम लोग मॉडिफाई भी करते हैं, राइट। तो यहाँ पर ग्रोथ एंड
डेवलपमेंट जब हो रहा है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का दो ही पार्ट हो सकता है, या तो वो नेगेटिव होता है या तो वो पॉजिटिव होता है। जब नेगेटिव तभी नहीं होगा जब उसको गाइडेंस एंड काउंसलिंग मिलता रहेगा। पॉजिटिव तभी होगा जो वो खुद को सही और गलत का उसका पहचान हो जाता है, और कहा जाता है कहीं ना कहीं वो सुनने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो ये नहीं जो हम कहेंगे तूफान का मतलब सब कुछ खत्म कर देना, तूफान का मतलब कि जुनून भी होता है, ऐसा जुनून जिसमें वो अपने आप को स्टैब्लिश करना, अपने आप को प्रूव करना चाहता है, यस मैं भी कर सकता हूँ। यही इस एज में स्टार्ट होता है। हम लोग देख सकते हैं कि इसी एज में जो जितने भी आपको आतंकवादी या गलत जो होता है आपको गलत जो संगत होते हैं, गलत बातें बोलना, गलत परफॉर्म करना, ये जितनी भी चीज़ें होते हैं, गलत चीज़ें नेगेटिव जितनी भी होता है वो इसी एज से स्टार्ट होता है। लेकिन इसी एज से ये भी स्टार्ट होता है वो अपना को परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार होता है। यानी कि यहीं से आपको चाहे वो पोएट बनना हो या साइंटिस्ट बनना हो या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना, बेहतर एक सिविलाइज पर्सन बनना हो, एक नागरिक अच्छा बनना हो, या एक अच्छा बिजनेसमैन बनना हो, जो बेहतर जितने भी चीज़ें होते हैं वो इसी से स्टार्ट होता है। क्योंकि वो अपने अंदर एक जुनून पैदा कर लेता है जो कहीं ना कहीं मुझे इसी एज से, अभी हम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये एज निकल जाएगा, ये समय निकल जाएगा, फिर मेरे एज ग्रुप के जो आगे चले जाएंगे तो मुझे उस एज ग्रुप में एडजस्ट करने में दिक्कत होगा। तो कहा जा सकता है इस एज में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों पैरेलल चलते हैं, लेकिन इट इज़ डिपेंड ऑन द सजेशन एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग। जो आपको जो हाथ जो थामा जा रहा है वो हाथ किसका थामा जा रहा है, पॉजिटिव का या नेगेटिव का। गॉट इट माई पॉइंट। सो मेरे ख्याल से अभी जो हमने आपको समझाने की कोशिश किया, हम लोग जो डिस्कस किए हैं अभी क्लास में किशोर अवस्था को लेकर, इसका मतलब ये किस एज ग्रुप को कहा जाता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पर स्टॉप होता है, स्टॉप से आगे जो बढ़ता है उस एज को हम लोग क्या कहेंगे, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो हमारे जो ये किशोर अवस्था होता है, जो टीनेजर का स्टेज होता है, इसमें कैसा कैसा हमारे बिहेवियर होता है, कैसा थिंकिंग एबिलिटी होता है, कैसा परफॉर्मेंस होता है, ये जो क्लियर एक कंसेप्ट हम लोगों ने कोशिश किया जो आपको डिस्कस करने के लिए, तो बताया मीनिंग एंड कंसेप्ट कह सकते हैं हम लोग, यानी कि अर्थ एवं इसके जो अवधारणाएं हैं किशोर अवस्था के, उसको हम लोगों ने कोशिश किया डिस्कस करने के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। स्टैनले हॉल्स ने कहे हैं जो किशोर अवस्था को तनाव, दबाव और संघर्ष की अवस्था कहा गया है। उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि इस काल में व्यक्ति का नया जन्म होता है। व्हाट इज द मीनिंग इट हियर, नया जन्म होता है, क्योंकि इससे पहले एक डिपेंडेंट लाइफ हम लोग जीते हैं, है ना। जब बाल्यावस्था हो गया, उसके बाद शैशव काल हो गया, यानी कि चाइल्डहुड, इन्फेंसी, जो बेबीहुड होता है, जो हमारा इसमें क्या होता है, हम लोग किसी पर डिपेंड होते हैं, किसी को फॉलो करते हैं, उसको देख देख के सीखते हैं, समझते हैं। उसके बाद इस एज में क्या होता है, हमें अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंड कर दिया जाता है, जो आप खुद से करो, आप बड़े हो रहे हो, एहसास भी दिलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक वो सारी चीज़ों को छोड़ के एक नया जन्म होता है। इसलिए स्टैनले हॉल्स ने कहा है कि इसमें व्यक्ति का, यानी कि जो व्यक्ति का क्या होता है, नया जन्म होता है। इसको तो इंग्लिश में हम लोग कहेंगे तो एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस, स्ट्रेन, स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्राइक, है ना। इससे पहले हमने कहा, हम लोगों ने डिस्कस किया तनाव और संघर्ष और तूफान का एज कहा गया है, राइट। तो आई थिंक इसमें डिस्कशन हो गया है, जिसका मीनिंग एंड कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, जो किशोर अवस्था होता है, यानी कि जो एडोलेसेंस के जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस होता है, यानी किशोर अवस्था की विशेषताएं जो होते हैं, उसको पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत हम उसको एलोरेट करने के लिए, राइट। तो पहला पॉइंट में क्या होगा, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस यानी किशोर अवस्था की विशेषताओं के बारे में बात करने जाएंगे। तो फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट वन में है जो शारीरिक है, हम अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, जनरली एबनॉर्मल एंड नॉर्मल, ये दो पर्सनालिटी हमारे होते हैं। नॉर्मल में वो होता है जो व्यक्ति जो स्वाभाविक क्रियाएं करते हैं, यानी कि जो आफ्टर द बर्थ जो बायोलॉजिकल फैक्टर होता है हमारा, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, थकान, निंद्रा, जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो बायोलॉजिकल फैक्टर होता है जन्म के बाद से स्टार्ट होता है, वो ऑटोमेटिक होता है। और उसका जो एहसास होता है, उसके बाद जो हम लोग रिस्पॉन्स देते हैं, सपोज दैट यू फील, आप थर्स्टी फील करो, आपको प्यास लगा है, तो या तो आप किसी से पानी मांगोगे, या तो खुद पानी पीकर खुद को प्यास बुझाने के लिए आप सर्च करोगे जो कहाँ पर पानी है, खुद ढूंढते हो या मांगते हो। मीन्स क्या, आपके अंदर जो बायोलॉजिकल फैक्टर हो रहा है, या भूख लगा है तो आप क्या कर, खाना मांगते हो, या खाना ऑर्डर करते हो, या खुद खाना पका कर खाते हो, ऐसा कुछ करते हो जिससे आपके वो खाना खाने के बाद आपके वो सेटिस्फैक्शन हो जाए, भूख मिट जाए। तो ये जो बायोलॉजिकल फैक्टर हमारे जन्म के बाद से ही होता है, जब तक हम लोग डिपेंड नहीं होते हैं खुद से लेने के लिए, उससे पहले हमारे इस जरूरतों को कोई और पूरा करता है, यानी कि हमारे पेरेंट पूरा करते हैं, हमारे एल्डर पूरा करते हैं, राइट।
तो कहीं ना कहीं जो पूरा होता है, तो बायोलॉजिकल पहले क्या होता है, रिस्पॉन्स जो आपके जो क्वेरीज होती है, जो आपके बायोलॉजिकल फैक्टर होता है, उससे क्या होता है, रिस्पॉन्स जो आता है, उस रिस्पॉन्स को जो आप पूरा करते हो। इस तरह के जो आफ्टर बर्थ एंड बिफोर डेथ जितने भी आपका रिस्पॉन्स आपके बायोलॉजिकल फैक्टर के थ्रू, आपके मेंटल फैक्टर के थ्रू, आपके पर्सनालिटी के थ्रू जितने भी रिस्पॉन्स आपके अंदर आता है या क्वेरीज आती है, जो फुलफिल होता है या नॉर्मल तरीके से यदि फुलफिल करते हैं, उसको जजमेंट यदि किया जाता है, यस उसमें कोई ऑब्जेक्शन या ऐसा कोई बाधा नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं वो क्या होता है, नॉर्मल बिहेवियर में आता है सोसाइटी में, राइट। अरे उसमें से कोई भी चीज़ आपका, जैसे बिहेवियर हो गया, बातचीत हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, आपको कहीं असेंबल होना हो गया, कहीं ना कहीं यदि आपका डिसऑर्डर कहीं ना कहीं गलत तरीके से यदि आप प्लेस कर रहे हो या प्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो लोग बोलते हैं क्या बात है, आप क्या ह्यूमन बीइंग नहीं हो क्या, आपको क्या सोसाइटी में नहीं रहते, आप सोशल ह्यूमन बीइंग नहीं हो, आपको क्या तरीका नहीं आता बातचीत करने का। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं कुछ सुनना पड़ता है, मीन्स कि एबनॉर्मल बिहेवियर हम लोग करने लगते हैं। ये बिहेवियर या एक्टिविटीज़ या क्वालिटीज़ जब डे बाय डे और इंक्रीज होने लगता है, तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं ये एबनॉर्मल एक्टिविटी इतना कर रहा है, कहीं ना कहीं ये पागल है, इसका सेंस नहीं है, इसका सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, ये कहाँ पर कितना कैसे किससे किस तरह के बातचीत करना चाहिए, राइट क्लास। तो कहे ना कह सकते हैं हम लोग नॉर्मल और एबनॉर्मल। तो जनरली अभी हम लोग बात करें नॉर्मल बिहेवियर, नॉर्मल बायोलॉजिकल फैक्टर में या नॉर्मल जो चाइल्डहुड होता है उसमें आपके कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषताएं क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नंबर 1 पॉइंट में क्या है, शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट। वी हैव ऑलरेडी डिस्कशन अबाउट द 4 टाइप ऑफ जो हमारे जो डेवलपमेंट होता है, लाइक द फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक, ये सारे विकास यदि प्रॉपर तरीके से आपका हो रहा है, जिसका मतलब नॉर्मली आपका लाइफ आपका नॉर्मल ग्रोथ हो रहा है, यानी कि आप नॉर्मल श्रेणी में हो, राइट। तो इसमें क्या है, शारीरिक विकास, इसमें क्या होता है, जो हमारे जो ये किशोरावस्था है, इसमें जब हम लोग टीनेजर एज स्टार्ट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पर ग्रोथ बहुत ही फास्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन एज के हिसाब से जो ग्रोथ होता है वो बहुत बेहतर से होने लगता है ना। तो इसमें क्या होता है, शारीरिक विकास होता है, एज भी बढ़ने लगता है, एज के हिसाब से हमारे ग्रोथ, हाइट है ना, वेट, ये सारी चीज़ें हमारे क्या होता है, डेवलप होने लगता है। उसका क्या, बौद्धिक विकास यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी कि इसमें इस स्टेज में क्या होता है, हमारे लगभग कहा जा सकता है जो माइंड के सारे जो थिंकिंग एबिलिटी होती है वो मैच्योर लेवल में आ जाता है ना। जैसे हमें किससे कितना कब कितना बात करना चाहिए, किस तरीके से बात करना चाहिए, सोसाइटी में जब कोई ऑकेजन होता है, जब कोई प्रोग्राम होता है, तो कैसे ड्रेसअप सेंस से लेकर, मेकअप सेंस से लेकर एंड प्रेजेंटेशन सेंस से लेकर कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, ये सारे चीज़ें हमारे अंदर ऑटोमेटिक वो चीज़ें आ जाती है। ऑटोमेटिक नहीं आती, हम कह सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि इन्फेंसी से लेकर चाइल्डहुड, बेबीहुड, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था से लेकर वो सारे स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, पेरेंट के हेल्प लेकर, एल्डर्स के हेल्प लेकर सोसाइटी में इस सारी चीज़ों को डीलिंग करना सीखते हैं। तो इस एज में आके वो सारी चीज़ें हमारे अंदर डेवलप हो जाती है, तो हम लोग क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हमारे अंदर हो जाता है, यानी कि हिंदी में यदि कहेंगे तो इसको बौद्धिक विकास हो जाता है। हम लोग नेक्स्ट जो पॉइंट पे डिस्कस करेंगे वो है समाज सेवा एवं देशभक्ति का भावना। यस ऑफकोर्स इसी एज में हमारे अंदर पैट्रियोटिक जितने भी जो स्पिरिट होती है, जो थिंकिंग होती है, जो अट्रैक्शन होता है, इसी एज में होता है। तभी आप देखेंगे डिफेंस में जनरली जो आफ्टर 12 क्लास है ना, या ग्रेजुएशन के जो लेवल स्टार्ट होता है, इसी में उनका जो एज ग्रुप दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, एडमिशन का या आपको उसमें एंट्रेंस एग्जाम देने का, उसमें आपका रिक्रूटमेंट होता है, ये सारे क्योंकि इसी एज, ये जो एक परिपक्व यानी कि अनमैच्योर एंड मैच्योर स्टेज जो स्टार्ट होता है, कह सकते हैं कहीं ना कहीं कोरा कागज की तरह काम करता है। इसमें यदि हम कोई भी चीज़ को, कोई भी उमंग, कोई भी तरंग, या कह सकते हैं हम लोग उसके अंदर एक जुनून पैदा करना, एक तूफान पैदा करना जो होता है, या देख कर हो या खुद से अपने अंदर एक आ जाती है, पैदा होता है। कैसे होता है, उत्पन्न होता है, जैसे हमारे यदि किसी का डिफेंस बैकग्राउंड है तो कहीं ना कहीं उसके जो बच्चे होते हैं वो डिफेंस छोड़कर और किसी फील्ड में जाना ही नहीं चाहते हैं, चाहे वो डॉक्टर बनकर आपको डिफेंस में सेवा देने के बाद कहे, या एक जवान के हिसाब से हो, मैंने किसी हिसाब से, या ऑफिसर पोस्ट हो, व्हाटएवर जो होता है, उनका पहला एंड लास्ट चॉइस कह सकते हैं हम लोग का, उसका डिफेंस होता है। तो कहीं ना कहीं एक फैमिली बैकग्राउंड, सोसाइटी बैकग्राउंड या कर गुजरने की जो जज्बा एक होता है, या जितना जब 15 अगस्त
जब होता है 26 जनवरी होता है, तो हमारे अंदर लगता है जब मैं भी एक देश, मैं भी, मेरा लाइफ बिल्कुल बिल्कुल ही बेकार है यदि मैं देश सेवा ना कर पाऊँ। ठीक है, एक यदि डिफेंस पर्सन होके एक एयरफोर्स आर्मी नेवी में यदि हम ये नहीं ज्वाइन कर पाए तो कोई बात नहीं, मैं सोसाइटी में ऐसा कुछ करूँगा जिससे कुछ लगेगा जी यस मैं भी सोसाइटी के लिए कुछ करूँ, मैं भी एक सैनिक हूँ। तो इस तरह का जो भावनाएं होते हैं, या कवि बनने का, पोएट बनने का, या कह सकते हैं एक बेहतर से बेहतर सोसाइटी में अपने आप को कंट्रीब्यूशन देने का जो एक कह सकते हैं स्टेज है, वो इसी स्टेज से स्टार्ट होता है। तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव में ये सारी चीज़ है, इसी स्टेज में नेगेटिव भी होता है। जितने भी चोरी, डाकू या गलत काम करना, एवज लैंग्वेज यूज़ करना, या गलत जो नशा के लत लग जाना, या कह सकते हैं और गलत यदि हो तो कहीं ना कहीं आतंकवादी, ये सारे जो स्टार्टिंग ऑफ द एज होता है वो इसी स्टेज से स्टार्ट होता है। तो यानी कि यहाँ पर सबसे अधिक गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है चाइल्ड की, राइट क्लास। तो हम लोग जो अभी डिस्कस किए समाज सेवा एवं देशभक्ति का भावना, यानी कि सोशल एंड द पैट्रियोटिक स्पिरिट, इसका डेवलपमेंट होता है। उसके बाद जो है कल्पनाशीलता, यानी कि इमेजिनेशन पावर, यानी कि फैंटेसी वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं, उसको इमेजिनेशन भी करते हैं। यस, कभी लगता है कि हम पुलिस बन गए, कभी हम लगता है डॉक्टर बन गए, एक बेस्ट हाउसवाइफ बन गए, बिजनेसमैन हो गए। किसी को हम जो देखते हैं उसी का पर्सनालिटी को हम लोग एडॉप्ट कर लेते हैं, अपने आप को उसी तरह परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तब हमारे अंदर, लेकिन ये मैच्योरिटी लेवल है, ये परफॉर्म तभी कर सकते हैं जब हम इस चीज़ को बेहतर से निभा सकते हैं। उसके लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और आगे बढ़ने के स्पिरिट अंदर रखना पड़ेगा, राइट। तो कल्पना करते हैं, थिंकिंग, उसके इमेजिनेशन करते हैं फैंटेसी वर्ल्ड से कहीं ना कहीं, फिर उसको हम लोग अप्लाई करने की भी कोशिश करते हैं। उसके बाद क्या है, विद्रोह की प्रवृत्ति। यहाँ पर देखना ऑब्जेक्शन, हर चीज़ में ऑब्जेक्शन। यदि मम्मी ने कोई ड्रेस आपको चॉइस करा दिया, राइट, आपको लगता है कि नहीं ये जो आपने पहना है ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अपने चॉइस से पहनूंगा, मैं अपने चॉइस से खरीदूंगा। अब इस समय खाने पीने से लेकर, घूमने से लेकर, बोलने से लेकर, फ्रेंड सर्कल बनाने से लेकर, जितने भी चॉइस होते हैं जो हमारे लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरत होता है अपने सोसाइटी के हिसाब से, है ना, वो सारे चीज़ में हमारे कहीं ना कहीं एक बैरिकेड लगा देते हैं। जो आप जो कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम क्रिएटिविटी लाते हैं, कि नहीं मेरे माइंड में ये चल रहा है, इसको थोड़ा ऐसे करना चाहिए। आप जो बोल रहे हो मैं ऐसा नहीं, थोड़ा ऐसे प्रेजेंटेशन दूंगा। तो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन का भी एज कहा जा सकता है इसमें, है ना। तो इसमें कभी कभी यदि आपको सही से गाइडेंस मिल रहा है, पॉजिटिव सपोर्ट मिल रहा है, तो आपका ये ऑब्जेक्शन भी कभी कभी बेहतर मोड़ लाता है लाइफ में, राइट। इसमें क्या होता है, सेक्सुअल जो अट्रैक्शन होता है, बिकॉज होना ही है, क्योंकि हमारा जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जो हमारे फिजिकल ग्रोथ होता है, इससे मेंटल भी चेंजेस होते हैं थिंकिंग में। तो इसमें क्या होता है, सेक्सुअल अट्रैक्शन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, ऑपोजिट जो सेक्स होता है, यानी कि इफ़ यू आर ए मेल तो फीमेल में आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, आप यदि फीमेल है तो मेल में आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। लेकिन ये इंटरेस्ट तब तक सही रहता है जब एक दायरे में रहता है ना। तो इस दायरे को किसको कौन देखता है, कौन संभालता है, आपके पेरेंट, आपके जो एल्डर्स होते हैं, जो आपके सपोर्टर होते हैं, जो मोरल सपोर्ट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये आपको बैरिकेड भी वो लोग करते हैं, जो आपको ये चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करवाते हैं, जो आपका सेक्सुअल जो अट्रैक्शन है ये कितना हद तक सही है, कितना गलत है। इस स्टेज में आपका अट्रैक्शन तो होना चाहिए, बट कौन कितना हद तक होना चाहिए, इसका एक बैरिकेड लगाते हैं आपके पेरेंट। क्योंकि आपके इसी स्टेज में आपके कह सकते हैं हम, आपका करियर बिल्डअप होना स्टार्ट होता है, करियर मेकिंग स्टार्ट होता है, आपका चीज़ों को परफॉर्म करने का, ये सारे चीज़ जो होता है यहीं से स्टार्ट होता है। तो अरे आपका ये स्टेज जो आपका जो अट्रैक्शन है, यदि गलत तरीके से ये गलत बाउंडेशन को पार कर जाए तो कहीं ना कहीं आपके लिए गलत हो सकता है, राइट। नेक्स्ट जो है, इसमें कह सकते हैं हम लोग ईश्वर की प्रति जो हमारी जो आस्था होती है, तो इसी एज में हम लोग को कहीं ना कहीं ये आता है ना। तो इसमें ईश्वर के प्रति जो आस्था होती है ये बढ़ता भी है, ये कहीं ना कहीं कैसे नेगेटिव भी हो जाता है, यानी कि वो आस्तिक भी हो और वो नास्तिक भी हो जाता है। आस्तिक वो कब होता है, जब कोई चीज़ को वो बार बार सुनता है घर में, जे हे भगवान मुझे ये चीज़ चाहिए, या लोग देखते हैं जो पॉजिटिव एक बॉल है, एनर्जेटिक जो बॉल है, जो गॉड के नाम से हम लोग जानते हैं, वो चाहे ईश्वर, अल्लाह, या आपको कह सकते हैं कोई भगवान के जो भी रूप जिस भी रूप से हम लोग जानते हैं, पहचानते हैं और हम लोग याद करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी चलता है कि कोई भी चीज़ मांगना है, कोई भी चीज़ यदि पूरा करना है तो एक ईश्वर जो है, ये गॉड है, उसके पास जाने से चीज़ पूरा हो जाएगा। यदि वो कोई चीज़ को उसके सामने, गॉड के सामने वो अपना रखता है ख्वाहिश को, यदि वो पूरा होता है तो उसका आस्था और बढ़ने लगते हैं। यदि वो चीज़ें नहीं होती है तो कहीं ना कहीं वो नकारात्मक हो जाता है, वो बिलीव नहीं करता, कहता जो चीज़ को हम देखते नहीं है, जिसको हम
जानते नहीं, जो मुझे मेरी बात को सुनता नहीं है, जो रिस्पॉन्स देता है वो भगवान किस बात का। वो यहाँ पर क्या होता है, आस्तिक और नास्तिक चीज़ें का भी यहाँ डेवलपमेंट होता है, राइट। यहाँ पर व्यवहार में भिन्नता होती है, यस ऑफ कोर्स, डिफरेंस इन बिहेवियर, डिफरेंट टाइप के बिहेवियर करता है। कभी देखना वो बहुत लाउडली बात करता है, कभी वो बहुत क्वाइट एंड काम, बहुत ही साइलेंटली बिहेवियर करता है, कभी बहुत एडजस्टेबल होता है, कभी वो एडजस्टेबल नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर लाइफ क्रिएशन है ना, फीलिंग शेयरिंग का कह सकते हैं। ये सारे जो क्रिएटिविटी, सारे जो एक्टिविटी होता है, ये जितनी भी चीज़ों हमने डिस्कस किया है स्टेप बाय स्टेप, ये सब चीज़ का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ये सब इसी स्टेज में होता है। तो क्लास आज हम लोगों ने डिस्कस किया जब मीनिंग एंड कंसेप्ट अबाउट द एरोसेंस यानी किशोरावस्था के बारे में, उसके डेफिनेशन के बारे में यानी परिभाषा के बारे में हम लोग डिस्कस किए, और क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस यानी कि किशोरावस्था की विशेषता के बारे में डिस्कस किया। तो क्लास कोशिश करेंगे हम लोग इसको और बेहतर से घर में रिवाइज करने के लिए, और नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट यानी कि नेचर ऑफ एजुकेशन इन द एडोलेसेंस, यानी किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे क्लास, थैंक यू सो मच।